आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई विवादित क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों सेनाएं आमने सामने की स्थिति में है, जिससे आशंका है कि 2017 में डोकलाम प्रकरण के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। सैन्य सूत्रों ने कहा है कि भारत ने दो क्षेत्रों पेंगोंग झील और गलवा घाटी में अपनी ताकत को बढ़ा दिया है, जहां चीनी सेना के करीब 2000 से 2500 सैनिक तंबू गाड़कर डेरा जमाए हुए हैं। सूत्रों का दावा है कि क्षेत्र में भारतीय सेना की ताकत चीनी सेना से बेहतर है। एक रिपोर्ट देखिए। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये सबसे बड़ा विवाद होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पेंगोंग त्सो झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाकों में चीन ने 2000 से 2500 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही चीन अस्थायी सुविधा भी बढ़ा रहा है। वहीं भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दोनों इलाकों में हमारी क्षमताएं चीन से बेहतर है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि भारतीय पोस्ट KM-120 और गालवान वैली समेत कई अहम पॉइंट्स के आसपास चीन के सैनिक मौजूद हैं। चाइना ने हिंदुस्तान के सामने 5000 सैनिक तैनात कर दिए। हिंदुस्तान ने भी उतने ही बड़े पैमाने पर अपनी तरफ उत्तराखंड में और लद्दाख में सैनिक को तैनात कर दिया है। चाइना जो है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि हिंदुस्तान जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारी तरफ उसको बंद करे। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया कि वो उसको किसी प्रकार से बंद नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ने अपनी तरफ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन किया और हिंदुस्तान तो अभी उसका बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। चाइना का इस प्रकार हमारे सीमा के ऊपर अग्रेसिव बिहेवियर हमेशा से रहता आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है। और इस बार ऐसे हो रहा है कि स्ट्रेटेजिक प्लेसेस के ऊपर चाइना अपना अग्रेशन दिखा रहा है, अपना सिचुएशन एस्केलेट कर रहा है। इस बार कुछ 5000 चीनी सैनिक ये सीमा के ऊपर आ गए हैं और भारत ने भी अपनी तादाद बढ़ा दी है। कि चीन ने जो ये अपने परसीव्ड जो उनकी लाइन है एक्चुअल कंट्रोल दैट इज LAC, उसको पार करके भारत की सीमा में 1.2 से लेकर के कोई 4 किलोमीटर से अधिक तक का इन्होंने इनग्रेस किया है और उसके एवज में भारतीय सेना ने भी वहां पे अपने झंडे गाड़ दिए हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच करीब 2 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच चीन ने भारतीय इलाके में 10 किलोमीटर भीतर घुसकर 100 से ज्यादा तंबू गाड़ दिए हैं। इस महीने दोनों देशों के सैनिकों के बीच 3 बार झड़प भी हो चुकी है। 5 मई को पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया। पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ से सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों की तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। वहीं 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 16000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाकुला सेक्टर में भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए। आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख सामने नहीं आई। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यहां झड़प 9 मई को हुई। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों ने एक दूसरे पर मुक्के से वार किया। इस झड़प में 10 सैनिक घायल हुए। यहां भी बाद में अफसरों ने दखल दिया, फिर झड़प रुकी। जिस दिन उत्तरी सिक्किम में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हो रही थी, उसी दिन चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। चीन के हेलीकॉप्टरों ने सीमा तो पार नहीं की, लेकिन जवाब में भारत ने लेह एयरबेस से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा और बाकी लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। हाल के बरसों में ऐसा पहली बार हुआ जब चीन की ऐसी हरकत के जवाब में भारत ने अपने लड़ाकू विमान सीमा के पास भेजे। भारत चीन बॉर्डर पर डोकलाम इलाके में दोनों देशों के बीच 2017 में 16 जून से 28 अगस्त के बीच तक टकराव चला था। हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि आखिर में दोनों देशों में सेनाएं वापस बुलाने पर सहमति बनी थी। डोकलाम में विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय सेना ने वहां चीन के सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया था। हालांकि चीन का दावा था कि वो अपने इलाके में सड़क बना रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, तो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई विवादित क्षेत्रों में भारतीय और चीन सैनिकों के बीच में तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आया है जब दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने की स्थिति में है, जिससे कि आशंका है कि 2017 में डोकलम प्रकरण के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे कि इसकी क्या वजह इसके पीछे मानी जाए, और साफ तौर पर अभी हाल फिलहाल में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि जिसकी वजह से चीन एक बार फिर से घुसपैठ करे। फिर आखिर क्यों चीन की तरफ से ये हरकतें की जा रही है, इसकी भी वजह आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी जुड़े हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। ओझा साहब बहुत स्वागत है आपका भी। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अशोक जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अजय कौल जी जुड़ गए हैं, जो कि एडिटर हैं एपीएन के। अजय जी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी से है। सर, किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि चीन की फितरत रही है कि वो अक्सर इस तरह की घुसपैठ करता है। इससे पहले भी हमने कई मर्तबा देखा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हाल फिलहाल में ना ही कोई तनाव की स्थिति थी और ना ही कुछ ऐसा हुआ जिससे कि इस तरह की घुसपैठ करने की नौबत आए। बावजूद इसके जब पूरा विश्व कोरोना जैसे संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है, चीन है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि जो चीन की पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट है। वो आप पहले से भी अगर आप देखें तो उसका रवैया ये रहता है कि किस तरह से एशिया में अपना वर्चस्व बनाए रखें। खासकर साउथ चाइना सी में उसने अपने जो मिलिट्री डिजाइन्स है उनको काफी फर्दर करने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा स्पार्टली जो आइलैंड्स है, जिसमें करीब 80 के करीब आइलैंड्स है, उसमें उसको एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। जब सारा विश्व कोरोना से ग्रसित है तो चाइना ने मार्च में अपनी एक लॉकनूर न्यूक्लियर साइट है, वहां पे एक सब क्रिटिकल या जीरो यील्ड का एक न्यूक्लियर टेस्ट भी किया गया। उसका जो रुझान है वो 3 चीजों से प्रेरित है। पहला तो ये है कि वो जो दुनिया का जो अटेंशन है दुनिया की, वो नहीं चाहता कि लोग इस कोविड-19 की क्राइसिस में उसको जिम्मेदार ठहराए। वो नहीं चाहता कि भारत भी इस गुहार में अमेरिका के साथ मिलके या और कई देश, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जो ये डिमांड कर रहे हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपोर्शन होनी चाहिए। दूसरी चीज है, जो हमारे जो कुछ मिनरल पदार्थ है, जैसे लद्दाख काफी यूरेनियम रिच है, तो चाइना चाहता है करीब 250 से 260-270 के करीब न्यूक्लियर इन्वेंट्री है उसकी, और वो चाहता है कि अगले कुछ एक सालों में वो करीब 1000 तक इसको ले जाए। तो उसके लिए उसको जो रॉ मटेरियल है या जो मिनरल्स हैं उसकी ये जानकारी है, और हमें भी ये ज्ञात है कि लद्दाख में ये काफी प्रचुर मात्रा में है। तीसरी चीज ये है कि जब सारा विश्व परेशानी के दौर से गुजर रहा है तो वो ये चाह रहा है कि मैं जहां तक अपना वर्चस्व स्थापित कर सकूं, जहां तक मैं, अब जैसे गालवन जो वैली है उसमें भी इतनी तादाद में आज तक कभी इनका शो ऑफ और प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स नहीं रहा है। तो करीब 2-2.5 हजार आदमी अगर आए हैं तो इट इज एज गुड एज ए ब्रिगेड माइनस। तो ये एक अच्छी खासी प्रेजेंस है, लेकिन भारत ने इसका जवाब बिल्कुल माकूल तरीके से दिया है। जो ट्रुप डिप्लॉयमेंट है, जो आगे के फॉरवर्ड एरियाज हैं उनको रीइंफोर्स किया गया है, और जो डेप्थ एरियाज हैं उनका भी जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको थोड़ा सा सघन किया है। बिल्कुल ठीक है। ओझा साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि भारत चीन सीमा पर लद्दाख और सिक्किम क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चीनी सैनिकों की ओर से जिस तरह की हरकत की जा रही है, ये कितनी बड़ी गंभीर चिंता का विषय है? आपकी आवाज नहीं क्लियर है। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हियर। सर, आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। सर, सवाल मेरा ये है कि भारत चीन सीमा पर लद्दाख और सिक्किम क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चीनी सैनिकों की ओर से जिस तरह की हरकत की जा रही है, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई मर्तबा हमने देखा, लेकिन इस बार भी जिस तरह से उकसावे की हरकतें की जा रही है, कितनी गंभीर चिंता का विषय है? देखिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि चीन की एक परसिस्टेंट पॉलिसी रही है वो एक्सपेंशनिज्म की, और उनकी जो ये पॉलिसी है उसमें चाहे वो इंपीरियल चाइना हो या प्रेजेंट चाइना हो, उसमें कंसिस्टेंसी है। भारत का जहाँ तक सवाल है, प्रैक्टिकल लेवल पे हम इश्यूज को अभी तक तो हमेशा से अच्छे से हैंडल करते रहे हैं, मगर चीन के इस स्ट्रेटेजिक अप्रोच को हमने हमेशा से नेग्लेक्ट किया है और इसमें से रह के चीन उठाता है। अभी का जो सवाल है, जैसे अभी हमारे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि कोविड को लेकर चीन के ऊपर पूरी दुनिया में दबाव है, वो दुनिया को दिखाना चाहता है। चीन ने 22 मई को उनका नेशनल पीपल्स कन्वेंशन भी हुआ और कंजर्वेटिव कमेटी है उसकी भी मीटिंग हुई, और उसने वेस्ट को क्रिटिसाइज किया, कहा कि वेस्ट सिस्टम इनकॉम्पिटेंट है, जिस वजह से उनको ये दिक्कत हुई है। कि जो चीन में रजीम है, जो सरकार है, वो सरकार बड़ी एरोगेंट सरकार है और वो इस समय के दिखाना चाहती है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है और सारा इशू है उसको वो करना चाहती है। भारत का में भारत की गुडविल बढ़ी है पूरी दुनिया में जी। जो अपारदर्शी व्यवस्था है तो की आलोचना हुई है, यही सावे की वजह है। वरना चीन की पॉलिसी हमेशा से एक्सपेंशनिस्ट रही, जिसको भारत ने नजरअंदाज किया। जी, लेकिन ऐसा नहीं लगता जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है कि चीन बेवजह अभी हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और भारत को गंभीर परेशानियों में डालने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है? ओझा साहब, देखिए, ये तो चीन का जो है ये तो हमेशा से अप्रोच है, उसको दूसरे में किसी से लेना देना नहीं है। आप इस चीज को देखिए कि चीन में सरकार व्यवस्था क्या है। चीन की जो सरकार व्यवस्था एक छोटी छोटा सा एक कॉर्नर से जरूर कर रहा है और वो अपने आप को इंट्रेंच करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमेशा से नेशनल एक्सपेंशनिज्म पे वो विश्वास रखे रहता है। और नेशनल एक्सपेंशनिज्म में उसका ये मानना है कि आपका एक मात्र देश है, वेस्ट एक मात्र देश है जो बहुत कॉम्पिटेंट नहीं है, वो उसका राइवल है, वरना इस पूरे एशिया क्षेत्र में उससे भी अधिक वह एक मात्र सबसे सुपीरियर पावर है। तो उसके रजीम की एक हमेशा से पॉलिसी रही है कि ये मार्क्सिस्ट होने के बावजूद नेशनलिज्म को इस्तेमाल करता रहा है अपने देश में बढ़ाने के लिए, और क्योंकि उसकी स्टेट की बड़ी डिजिटल और बड़ी एग्रेसिव है तो उस मशीनरी का रह के इस्तेमाल कर रहा है। जिक्र हुआ साउथ चाइना सी का, साउथ चाइना सी को जिसमें करीब 12 से 20 ट्रिलियन डॉलर के मरीन रिसोर्सेज हैं, उसको उसने बहुत आसानी से कब्जा कर लिया। अमेरिका के कुछ सिंबॉलिक जेस्चर कहीं कुछ हुआ नहीं। इस तरीके से उसके एग्रेशन को प्रोजेक्ट करने वाला मिल नहीं रहा है और भारत दूसरी बड़ी पावर है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि बड़ी पावर से हम कई गुना मजबूत हैं। ये उसके पीछे उसकी पोस्टरिंग या इस प्रोवोकेशन की वजह है। ठीक है। सज्जन हार जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि सीमा पर अगर हम तनाव की बात करें तो जाहिर तौर पर तनाव बना हुआ है और इस तरह की जो गतिविधियां हैं जिसको अंजाम दे रहा है चीन, क्या ये ऐसा नहीं लगता कि भारत को कूटनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं दबाव में डालने की कोशिश है चीन की तरफ से? बिल्कुल नेहा, मैं सहमत हूँ आपसे जो आप कह रहे हैं, जो भारत को दबाव में डालने का प्रयास है। देखिए, एक चीज और भी समझनी पड़ेगी, जो मेरे पहले पैनलिस्ट ने बोला मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, पर दो चीजें मैं और कहना चाहूंगा। वो ये कि चीन जानता है पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझने में जुड़ी हुई है और सारी जो उसका फोकस है, अटेंशन है, सब उसी तरफ है। अब चीन के यहाँ पर क्योंकि पहले 1-2 महीने में जनवरी फरवरी में हुआ, मार्च से उन्होंने अब वो शुरुआत भी कर दी है। आपने देखो कि इकोनॉमी भी, अर्थव्यवस्था भी वो ठीक हो रही है, प्रोडक्शन भी वहां पर हो गया है, लोग बाहर आने लगे हैं, वहाँ रेस्टोरेंट भी खुलने लगे हैं, यहाँ तक कि शंघाई में जो डिज्नी वर्ल्ड है वो भी खुलने वाला है। तो वहाँ पर सब जो चीजें हैं नॉर्मल हो गई हैं। तो वो चाहते हैं जो जब पूरी दुनिया का ध्यान और जगह पर है, चाहे वो जैसे पैनलिस्ट ने बताया साउथ चाइना सी में हमारा भी जो हम कोविड से जूझने में लगे हुए हैं, तो ये अच्छा मौका है जो दबाव बनाया जाए। यहाँ पर कुछ भी अगर वो गेन कर सकता है तो किया जाए। दूसरी बात वो जो हमारे पैनलिस्ट ने बताई, मैं सहमत हूँ उससे, जो इससे चीन बहुत तिलमिला गया है, क्योंकि उसको जितनी
कटु आलोचना मिली है पूरी दुनिया में और बिल्कुल ही अलग अलग पड़ गया है। कभी आपने देखा होगा जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग होती है नॉर्मली जिसमें कि स्वास्थ्य मंत्री जाकर जो कुछ भी मुद्दा है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और बातचीत करते हैं, परंतु यहाँ पर आलोचना इतनी ज्यादा हुई चीन की, जो कैसे उसने कोविड को हैंडल किया, मिस हैंडल किया, तो वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खुद आना पड़ा ये एक्सप्लेन करने के लिए जो नहीं हमने ठीक काम किया है, हमने ट्रांसपेरेंटली काम किया है, हम $2 बिलियन देंगे पूरी दुनिया को वगैरह, जैसे उनकी आदत है। आदत देखिए नेहा दो चीजों में है, जो भी उनके ऊपर कुछ दबाव होता है, या तो वो दूसरी साइड पर उसको थ्रेटन करते हैं, उसको डराते धमकाते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, या उसको पैसा देते हैं, ब्राइब करते हैं। तो या ब्राइब या इंटिमिडेशन, और वो उन्होंने इंटिमिडेशन बहुत प्रयास किया जब ऑस्ट्रेलिया ने उनके विरुद्ध कहा जो हमको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अब वो देख रहे हैं जो भारत की, यहाँ भी भारत के अंदरूनी, हालांकि भारत की सरकार ने कुछ नहीं कहा है चीन के विरुद्ध, परंतु जो लोग हैं, जो यहाँ पर मीडिया है, जो थिंक टैंक्स हैं, जो एकेडमिक्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, एक सुर में चीन के विरुद्ध बोल रहे हैं। तो इससे वो तिलमिला गया है, इससे वो बहुत बौखला गया है। सज्जनहार जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और जिस तरह से लद्दाख को भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बाद से जिस तरह से अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया और कहा कि जब हम POK की बात करते हैं तो उसमें अक्साई चीन की भी बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक संदेश था जो कि चीन को कहीं ना कहीं बौखलाहट में डालता है, और वक्त वक्त पर चीन ऐसी हरकतें करता रहता है कि भारत पर या तो दबाव बनाया जाए या फिर किसी न किसी से नीचे दिखाया जाए। देखिए ऐसा है, मैं वो कहूंगा जो वो करीब अगस्त में ये बात हुई थी और अब कितने हो गए हैं, मई का महीना आ गया है, तो मेरे ख्याल से 10 महीने गुजर गए हैं। तो अगर उसके ऊपर कोई हमारी सरहद पर, सीमा पर अगर उसने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी होती तो मेरे विचार से इससे पहले वो जरूर कर सकता था। पिछले साल भी मौका था, कुछ ऐसा वो था, वो कर सकता था, परंतु उसने नहीं किया। और इसका मैं हालांकि वो इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह वगैरह में लेकर गया, तो ये देखिए हमारी कोई इसमें पॉलिसी चेंज नहीं है। हमने ना अपने नक्शों में, कार्टोग्राफी में कोई अलग नक्शे किए हैं जिसमें कि चीन का हमने कुछ हिस्सा अपने उसमें जोड़ लिया हो। केवल वो हमारे अंदरूनी तरीके से, वो पहले स्टेट का हिस्सा था, अब वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। उसकी जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं नेहा जी, उसमें हमने कोई तब्दीली नहीं की है। तो इसीलिए चीन, और आपको याद होगा जो पिछले साल 10-11 अगस्त को हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चाइना में थे, बीजिंग में थे, और उन्होंने समझाया उनको जो ये आपके हमारे उसमें कोई वो हमने कोई एडिशनल डिमांड नहीं की है चाइनीज टेरिटरी की। तो इसलिए चीन को उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मेरे ख्याल से अगर वो ये बात बनाना चाहे जो अमित शाह साहब ने ये कहा या डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा, देखिए 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो हमारा एरिया है वो 1962 में चीन ने लिया था। आप अपने नक्शों में देखिए, हमेशा वो वाला जो पूरा अक्साई चीन का एरिया है वो भारत के नक्शे में हम दिखाते हैं, तब भी दिखाते थे, अब भी दिखाते हैं, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया मेरे ख्याल से। तो ये अगर कोई लोग कहते हैं, कुछ एनालिस्ट कहते हैं, तो मेरे विचार से ये रैशनलाइजेशन की बात है, परंतु चीन को इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। जो हमारा पहला स्टैंड था वही स्टैंड 5 अगस्त के बाद भी रहा है। ठीक है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, ठीक है, उस बात को तो 10 महीने हो गए जिस बात का जिक्र अभी सज्जनहार जी कर रहे थे और जिस बात पर मैंने एक सवाल भी पूछा था, लेकिन अभी जो ताजा मामला है वो कोरोना को लेकर है, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व परेशान है। सवाल इस बात को लेकर है कि अमेरिका तो खुलकर कह चुका है कि भैया अगर ये चीन, ये जो बीमारी फैली है कोरोना की, ये तो चीन की वजह से फैली है, और इस पर चीन की नाराजगी भी खुलकर सामने आई। सवाल ये भी है कि अमेरिका समेत तमाम
तमाम जो यूरोपियन देश है वो जांच की मांग कर रहे हैं चीन के खिलाफ। क्या एक ये भी वजह रह सकती है कि अब चीन को ये डर सता रहा है कि भारत भी कहीं उन देशों के साथ जांच की मांग ना करने लग जाए, इसलिए पहले से ही दबाव बनाया जाए ताकि भारत अपनी आवाज ना उठा पाए? ये भी एक वजह रह सकती है क्या? देखिए, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारी बाउंड्री डिस्प्यूट है, जो भारत है वो जॉनसन लाइन को मांगता है और जो मैकार्टली लाइन है वो अमेरिका उसको तरजीह देता है। करीब 1996 में एक संधि हुई थी जिसके तहत ये बताया गया था कि भाई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पे कोई सॉवरेन चेंजेस नहीं लाए जाएंगे। तो सालों से कई बार इस तरह के जो एक्टिविटीज है या फेस ऑफ्स है या जो इम्प्रूवमेंट ऑफ डिफेंस पोस्चर है वो हमेशा ट्राई किया गया है। 2017 में सबसे ज्यादा किए गए, करीब 400-450 इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, लेकिन वो छोटे स्तर पे थे। तो ये बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है, लेकिन यस, चाइना इसको एज आर्म ट्विस्टिंग भी कर रहा है, क्योंकि उसके दो रीजन है। एक तो भारत ने जो स्टैंड लिया है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा। जापान ने ऑलरेडी 2.2 बिलियन का एक पैकेज दिया है और वहां की कई इंडस्ट्रीज हैं, उनको बोला है कि यू अप्रूव फ्रॉम देयर एंड वी विल ट्राई टू रिलोकेट यू। अमेरिका ने भी इस तरह का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि चीन की इकोनॉमी को कोई बहुत ज्यादा भारी नुकसान इससे होने वाला नहीं है जी, लेकिन फिर भी इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। तो जो चीन की जो एप्रीहेंशन है वो इस बारे में है कि एक तो वो ये सोचता है कि भारत भी जो बड़ी जो कंट्रीज है उनके साथ मिलके कोविड के केस का वर्ल्ड लेवल पे अपील कर सकता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरा आ रहा है कि जब विश्व इस त्रासदी तो हमारे जो एक्सपेंशन डिजाइन हैं उनको कैसे अमल में लाया जाए, क्योंकि ये एरिया जो अपना चिंता है ये स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए, खासकर चाइना के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उसका जो सीपीसी है और ये सब पूरा जो उसकी डिजाइन हैं वो सब इसी एरिया से गुजरते हैं। आप ये देखिए, जो डैमचौक दौलत बेग ओल्डी है वो रोड है, वो बिल्कुल एलएसी के अलाइनमेंट से गुजरती है और वो कई ऐसे इंस्टॉलेशन को कवर कर रही है जिससे चाइना का इस तरह का डिस्टर्ब होना या इस तरह का चिंताग्रस्त होना लाजमी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट करीब 2001 से पेंडिंग पड़ा था, अब जाके उसको पूरा कंप्लीशन किया गया है। तो ये सब जो चीजें हैं इससे चाइना काफी डिस्टर्ब है। और वैसे भी आप देखिए, जो पेगैंसो है करीब 2/3 हिस्सा तो चीन के पास ही है। तो वो ये चाह रहा है कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ये लेक है, तो उस पर जो 1/3 एरिया है उस पर भी वो अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन भारत ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। भारत की सेनाएं उनको बिल्कुल सचेत कर दिया गया है, ऑफ अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वो बिल्कुल हर चुनौती से लड़ने के लिए सक्षम है और चीन को कोई ऐसा फ्री रन नहीं मिलने वाला है कि क्योंकि वो जमाने लग गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब वो देश नहीं है। अब भारत नहीं, सवाल इस बात को लेकर है ना सर कि जो मंशा, जिस मंशा के साथ चीन अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा है, क्या उस मंशा में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि भारत की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है, सैनिकों की तैनाती वहां पर कर दी गई है, ज्यादा तादाद में वहां पर सैनिक भेज दिए गए हैं। तो जो मंशा है, क्या उस मंशा में कामयाब हो पाएगा चीन? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखिए, भारत की जो नीति है कि 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी और सेना में भी हर एक सैनिक की यह सिखलाई दी जाती है कि अपनी जो टेरिटरी है उसको कैसे
बचाया जाए, उसकी कैसे रक्षा की जाए, क्योंकि भारतीय सेना और ना ही भारत सरकार इनकी जमीन चीन को देगी। और हालांकि इन सब चीजों का डिप्लोमेटिक लेवल पे, क्योंकि एक इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है, उसके जरिए से कई ब्रिगेडियर लेवल की फ्लैग मीटिंग्स भी हुई हैं। आई एम श्योर डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खुल गए हैं, तो इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन चीन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि चीन का के जो मंसूबे हैं, जो उसका मकसद है, वो पूरा होने वाला नहीं है। चाहे वो कितने इंकर्शंस कर ले, चाहे कितना ही अपना क्लेम कर ले, क्योंकि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अब काफी, हालांकि हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि जैसे आपने देखा जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, थार जिसको बोलते हैं, उसमें करीब उनके 14 एयर बेसेस हैं। हालांकि हमारी एयर सुपीरियरिटी भी काफी उनके करीब है, तो चीन को वो फ्री रन नहीं मिलने वाला है और ना ही उसके मंसूबे कामयाब होने वाले हैं। वो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, और जैसा आपने बताया था कि वो कोविड-19 को एक इन सब हरकतों से स्मोक स्क्रीन पैदा करना चाहता है। नहीं, सवाल यही है ना सर कि बार बार चीन इस तरह की हरकतें करता है। ओझा साहब, ऐसा पहली मर्तबा नहीं है कि चीन ने इस तरह की हिमाकत की हो। इससे पहले हमने कई मर्तबा देखा। 2017 का डोकलाम की बात करें, अक्सर मुंह की खाता है चीन, उसके बावजूद भी ऐसी हिमाकत करता है। क्या आपको लगता है कि इतने किलोमीटर अगर अंदर चीन आ जाता है, अपने तंबू गाड़ देता है और 2000 से 2500 अगर चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुस जाते हैं, तो ये वाकई क्या भारत के लिए चिंता का विषय है क्या? चिंता का विषय तो है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चिंता का विषय है। और जो सेना है वहाँ, और जो बिकॉज देखिए वहाँ 14 कोर है, और कोर इज अ वेरी वेरी पोटेंट फोर्स टू टेक एनी ऑपरेशन। तो चाइना को रोकने के लिए ही, क्योंकि इस तरह की जो हरकत उन्होंने की है, जो हमारा डिफेंस ऑफ जो पोस्चर है उसको भी थोड़ा सा एग्रेसिव किया गया है, उसको विजिलेंट रखा गया है। हाँ। लेकिन मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि इन सब चीजों का जो हल है, हाँ, वो डिप्लोमेटिक का लेवल पे है या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे है, एट मिलिट्री लेवल पे नहीं है। मिलिट्री लेवल पे तो आपके जो डिसीजंस हैं वो एक्शन में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। वहाँ इस तरह की डिप्लोमेसी या इस तरह के जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है ओझा साहब, भारत के लिए किस तरह का खतरा बनता है अगर क्योंकि टेंशन की बात है, चिंता की बात है, किस तरह का भारत के लिए खतरा बन जाता है और आगे चीन की मंशा किस तरह की हो सकती है? ओझा साहब, देखिए जो हमारी पूरी बाउंड्री है उसको देखते हुए देखा जाए तो ये 2 जगह पे या 2-3 जगह पे ये फ्लैश पॉइंट आए हुए हैं। तो भारत सरकार की या हमारे डिफेंस फोर्सेस की, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, वो एकदम चुस्त दुरुस्त है और एकदम बहुत फॉर्म है, इसको रिबफ कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा समय होते हुए कुछ न कुछ दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन चीन की जो मंशा रही है वो चीन की मंशा खत्म नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हम देखें तो हमें अपने जो भी एडवर्सरी या दूसरी ताकतें हैं उनके हिसाब से उनको समझने की जरूरत है और उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। इसमें देखिए कि बार बार ये एग्रेशन हो रहा है और क्यों हो रहा है उसको भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब ने जो जॉनसन लाइन की बात की, मैं उससे और पीछे जाना चाहता हूँ। 1842 की संधि के हिसाब से जो जॉनसन लाइन बनी, जॉनसन लाइन में यही हिस्सा नहीं था, बहुत सारा ज्यादा और ज्यादा फॉरवर्ड हिस्सा था। लेकिन जॉनसन साहब ने भी त्रिशूल की संधि के हिसाब से कुछ लाइन भारत की तरफ और उसके बाद जो है 1913-14 में और एक दूसरी लाइन बनी थी और ज्यादा पीछे आगे, जो मैकार्टी और मैकमोहन लाइन की जो बात की जा रही है। चीन की क्या दिक्कत है? चीन ने क्या काम किया कि 2 इंडिपेंडेंट देश हैं जो इसको उन्होंने कब्जा कर दिया और उसमें ब्रिटिश सरकार का एक हाथ रहा एक तरीके से, क्योंकि ब्रिटिश का और चाइना का जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस में चल रहे थे। तो चाइना को दूर रखने के लिए ब्रिटेन ने काम किया, सॉरी रशिया को दूर रखने के लिए, रशिया और ब्रिटेन पे चल रहे थे, रशिया को दूर रखने के लिए जानबूझकर उन्होंने कुछ एरिया पे जो इंडिपेंडेंट एरिया थे उसमें चाइना का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश। तिब्बत देखा जाए तो 1700 से पहले एक इंडिपेंडेंट देश हुआ करता था। 20वीं शताब्दी से पहले जो सिंजियांग है, स्थितान है, वो एक अलग देश हुआ करता था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने क्यों कब्जा किया 1950 के बाद। देखिए सिंजियांग और तिब्बत को लिंक करने के लिए अक्साई चीन के अलावा दूसरा कोई एरिया था ही नहीं। जो अक्साई चीन में आपने कहा ना कि हमारे गृह मंत्री का स्टेटमेंट रहा है, देखिए अक्साई चीन जो है वो 1914 के समय भी भारत में था, जॉनसन लाइन के हिसाब से भी भारत में था, 1897 में
ब्रिटेन के चीफ मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्होंने एक लाइन प्रपोज की थी, उस समय भी भारत में था। और 1928 में एक पीकिंग यूनिवर्सिटी का नक्शा आया, उस नक्शे में भी उन्होंने पूरे एक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया। 1950 के बाद जब ये लाइन दोनों प्रांत इन्होंने कब्जा कर लिया, सिंजियांग और तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तो दोनों को लिंक करने के लिए इन्होंने एक्साई चीन को रखा। देखिए, चाइना की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक आउटलुक है, वो स्ट्रेटेजिक आउटलुक ये है कि उनको लगातार एक्सपैंड करना है या अपना डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाते रहना है। जब तक डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ते रहेगा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बजट उसके अंदर, उसके देश के अंदर बढ़ता रहेगा, मजबूत होता रहेगा। तो इस वजह से चाइना के पास ये हमेशा से इनिशिएटिव है, और वो हमसे 5 गुना अधिक बढ़ गया है। अब 5 गुना अधिक बढ़ जाने के बाद निश्चित रूप से टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस में, इनोवेशन में वो हमसे आगे है। हमारी डिफेंस फोर्सेस यहाँ पे है, बहुत मजबूती से और बहादुरी से वो रिवर्स कर रही हैं और बहुत स्ट्रांग है। जीएनपी और जीडीपी के डिफरेंसेस कई दफे वॉर बेजिंग कैपेसिटी या वॉर फाइटिंग कैपेसिटी या इस तरीके के डिफेंस की कैपेसिटी को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करती है। वहाँ पे जो इस एरिया पे डिस्प्यूट है, उसमें एरिया में हम बराबर पे हैं या हम अपने पोजीशन में मजबूत हैं स्ट्रेटेजिकली, तो ये तो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को एज ए कंट्री एक आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजिक अप्रोच बिल्ड करने की जरूरत है, और उस हिसाब से भारत में इंटरनल गवर्नेंस को भी थोड़ा सा उसको पुश करने की जरूरत है कि इतनी बड़ी एसिमेट्री किसी नेबर के साथ ठीक नहीं है। तो मैं शॉर्ट रन में तो कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं देखता हूं, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे ख्याल से हम अपने जियो स्ट्रेटेजी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और उस हिसाब से हमें अपने आप को भी एक बहुत मजबूत पावर के रूप में लाना होगा। क्योंकि हम अगर मजबूत पावर के रूप में आते हैं तो चाइना से बहुत सारे लोग त्रस्त हैं, वो भारत की तरफ नजर उठा के देखते हैं कि भारत हमारा पूरे साउथ ईस्ट एशिया में देखें चाइना से डिफरेंसेज हैं। तो इसके पीछे एक मंशा तो है कि पूरी दुनिया को मैसेज देखना चाहता था कि जो पावर जिसको तुम हमारे रीजन में एक राइवल के रूप में देख रहे हो, मैं उस पावर से स्ट्रांग हूं। लेकिन उसके बावजूद मैं सोचता हूं कि ये दो तीनों डिफरेंसेज जो है, जो फ्लैश पॉइंट है, वो लोकलाइज हैं, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन लॉन्ग रन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने पूरे स्ट्रेटेजिक अप्रोच को बदल के हमें जो है एक मजबूत पावर के रूप में तो आना ही होगा। अब अपने आप में जो हमारे अपने आउटलुक रहे हैं उनको देख के, और हमारी जो भी गुडविल है पूरी दुनिया में, उस गुडविल को हम हार्नेस करके हम जो है यहाँ पे एक सेनेटरी का एक जो हमारा हमेशा से भारत का एक रहा है, उस सेनेटरी को हमें बाहर करने की जरूरत है, उसको एक मैसेज देने की जरूरत है। नेहा, इसमें अहम ये बन जाता है क्योंकि WHO की भी अगर हम बात करें तो WHO में एक अहम पद भारत के तरफ से दिया गया है, और ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन को इसमें रखा गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है चीन के लिए क्या? देखिए, चीन माओ के जमाने से ही चीन को इस बात कॉल से आपसे सवाल है मेरा सर। सॉरी, नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आवर गेस्ट, मैं जो ये देखता हूँ जो अभी हुआ है, जेनेसिस इसमें ये है कि ये कैसे हुआ, ये स्टैंड ऑफ कैसे हुआ। स्टैंड ऑफ हुआ क्योंकि इंडियन ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एंड सेम थिंग हैपन जब दौलत बेग ओल्डी का इंसिडेंट हुआ 2017 में, और 2013 में भी ऐसे हुआ, इंडिया जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है बाय चाइना टू कंटेन इंडिया, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद कोरोना। मेरे हिसाब से चाइना हमेशा करता रहा है इंडिया को कंटेन, और चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि बिकॉज अमेरिका इंडिया को प्रॉप करता है एज ए रीजनल पावर अगेंस्ट कंपेयर टू चाइना। तो चाइना का हमेशा स्ट्रेटजी रही है कि हम ही एक पावर है, चाइना एक पावर है, यहाँ पे और कोई नहीं है। सो इट्स ए काइंड ऑफ, मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी और एक साइकोलॉजिकल वॉर टू कंटेन इंडिया एंड टू सराउंड इंडिया, कि आप ऐसे एक्टिविटी नहीं करोगे। और इसमें मुझे नहीं लगता कोई वॉर होगा, बट ये है कि इट्स अ मैसेज कि भाई आप यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं करोगे। दूसरा, क्योंकि ये आप देखोगे अमेरिका जो अभी बहुत वीक हो गया है, और चाइना को लगता है कि ये जो कोरोना वायरस रिलेटेड इश्यूज है उसके लिए एक्सपेंशनिस्ट, वो तो चाइना तो है ही इनफैक्ट, बट वो जो एक्टिविटीज़ है, जो एक्सपेंशनिस्ट एक्टिविटीज़ है, मेरे ख्याल से वो रिलेटेड टू जापान है या ताइवान है। अभी जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि ताइवान की कुछ आइलैंड्स है जिसको अभी चाइना कैप्चर करने वाले हैं, उसमें मूवमेंट चल रही है, अमेरिकन फोर्सेस भी ऑल्सो आर देयर। तो वो एक्सपेंशनिस्ट वहाँ पे है साउथ चाइना सी वाले एक्टिविटी एरिया में। बट ये अभी जो लद्दाख में हो रहा है या सिक्किम में होता है, इट इज़ ओनली टू कंटेन इंडिया, एक मैसेज है। इनफैक्ट मैं इसी के जो हमारे जो हॉटलाइंस हैं या जो मैकेनिज़म्स हैं टू डिफ्यूज़ टेंशन्स, वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मे भी सज्जनहार साहब उसको जवाब दे सकते हैं। सज्जनहार जी।
जो चाइना और इंडिया के जो मैकेनिज्म्स एस्टेब्लिश्ड है, हॉटलाइंस है या डिफेंस के डीजीएमओज के बीच में या एमईए के जो ये एस्टेब्लिश मैकेनिज्म्स हैं विच आर सपोज टू डिफ्यूज टेंशन इन सच सिचुएशंस, वो काम क्यों नहीं कर पा रहे? मेरे विचार से वो बिल्कुल जरूर काम कर रहे होंगे। देखिए बैक चैनल्स में वो जरूर काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये वाला आपको मालूम है डोकलाम के टाइम में भी चीन की तरफ से कितनी बातें वो कहते रहे, इतनी एब्यूजिव लैंग्वेज, इतनी विट्यूक्रेटिव लैंग्वेज का वो प्रयोग करते रहे, परंतु भारत ने कुछ जवाब नहीं दिया। परंतु बैक चैनल की जो आपकी नेगोशिएशन है वो चलती रहती हैं और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो बातचीत हो रही है। देखिए पहले तो वो मिलिट्री के लेवल पे जो वहां पर कंपनी कमांडर्स हैं वो बातचीत करते हैं, फिर इसको अपडेट किया जाता है, परंतु उसके साथ साथ हमारे जो वहां पर एम्बेसडर हैं वो जरूर बात कर रहे होंगे वहां पर, वहां के विदेश मंत्रालय में, और भी लिंक्स हैं और भी चैनल्स हैं कम्युनिकेशन की। मेरे विचार से जरूर इसमें बातचीत हो रही होगी और जो और पैनलिस्ट ने कहा है मैं उनसे सहमत हूँ, जो ये कोई युद्ध में परिवर्तित होने का इसमें कोई मुझे नहीं आसार नजर आता है। ये चीन का तरीका है भारत के ऊपर दबाव डालने का। उसको चाहे आप पहली जगह जो वहां पर सड़क बन रही थी, पर मेरे विचार से उससे ज्यादा, क्योंकि वो तिल मिलाया हुआ है। अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हुई है जिसमें करीब 62 देशों ने को स्पॉन्सर किया उस रेजोल्यूशन को, उसमें भारत भी एक देश था और उन्होंने कहा है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव, इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए, जो ये कहाँ से वायरस आया है और कैसे आया है, और उसका फोकस तो यही है कि किसी आगे चलते हुए भी ऐसा कोई पेंडेमिक दुनिया को नहीं जूझना पड़े, उससे दुनिया के ऊपर ऐसा कहर फिर से नहीं। लेकिन सज्जनार साहब आप जैसे बोल रहे हैं कि वो बैक चैनल टॉक्स तो हो रही होंगी, आई एम श्योर हो रही होंगी, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अभी इनफैक्ट आई वाज जस्ट रीडिंग कि अभी चाइनीज ट्रूप्स का जो स्ट्रेंथ है इट हैज गॉन अप टू 10,000। आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, but this Chinese strength is increasing. India is of course increasing. So the standoff is escalating, not in fact diffusing. Standoff is escalating, परंतु फिर देखिए अभी कितना हुआ है, 15-20 दिन पहले वो शुरू हुआ है। पहले तो हमने सोचा वो सिक्किम में था, वो एकदम खत्म हो गया है और उसके बाद यहाँ पर एकदम शुरुआत हुई है। हमको ये याद रखना है जो वहां पर डोकलाम में कितना 73 दिन चला था जी। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि ये 73 दिन चलेगा, परंतु फिर भी थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि दोनों को एक फेस सेविंग, चीन को ज्यादा फेस सेविंग होना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पहले शुरुआत की है। सज्जनधार जी कह रहे थे कि 2017 के बाद नहीं हुआ ये आज तक ऐसा स्टैंड ऑफ, बट मेरा ये कहना है कि अभी तक ये 3 साल इसलिए नहीं हुआ, अभी ये इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहा था एंड चाइना इज ऑब्जेक्टिव टू दैट, दैट इज व्हाट एमईए हैज सेड ऑफिशियली। तो मुझे लगता है कि प्रोवोकेशन जब इंडिया एक्चुअली जब कंस्ट्रक्शन किया तभी तो चाइना प्रोवोक हो गया बिकॉज इट डजंट वांट इट। सो अगर चाइना कुछ करता है वी डोंट डू ऑल दैट। तो आप कैसे, क्या, हाउ डू यू सी? बिल्कुल ठीक सवाल पॉल साहब ने उठाया है कि जब क्योंकि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे कहीं बेहतर है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अस एंड चाइना। आप ये देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, जो तिब्बत जो ऑटोनोमस रीजन है, थार जिसको बोलते हैं, वहाँ करीब 100 एयर बेसेस है। हमारे इतने एयर बेसेस इस तरफ नहीं है। उनके यहाँ 5,800 किलोमीटर के क्लास 40 सड़कें हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन ये हुआ है, जो अभी जैसे आपने देखा गर्बुक शोक और दौलत बेग ओल्डी वाली जो रोड थी, उसका जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो चाइना ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया, बिकॉज चाइना ये जानता है कि ये कम्युनिकेशन लाइन अगर इंडिया डेवलप कर लेता है तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज वो क्रिएट कर सकता है। मैं कौन साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस तरह की जो बातें हैं ये डिप्लोमेटिक चैनल पे या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे टेकअप होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉन्सिक्वेंशियल, जैसे मतलब इट शुड नॉट बी रिएक्टिव कि अगर अभी फेस ऑफ हो रहा है गालवान वैली में तो हम वार्ताएं शुरू करें। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं या जो इस तरह के जो
बाउंड्री के जो किंग्स हैं, दे शुड बी आयरन्ड इन पीस टाइम ऑल्सो. तो इंडिया शुड टेक अप ए स्टैंड विद चाइना. और दूसरा ये देखिए, चाइना की हमेशा यही प्रेशर टैक्टिक्स रही है, साइकोलॉजिकल वारफेयर रहा है. आप सन 62 में देखिए, उनकी जो थी ह्यूमन वेव टैक्टिक्स, हथियार एक होता था, उसके पीछे 10 आदमी लगे होते थे. सिमिलरली अभी वो यही कह रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश को अभी भी बोलता है कि वो मेरा हिस्सा है. तो जहां भी इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज हम शुरू करते हैं, अभी जैसे रफाल है, उनको आशीवारा में डिप्लॉय किया गया है, और इस तरह के और मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनको किया है. जो हमारी माउंटेन स्ट्राइक कोर है, वो हमारे जो डिफेंसेस हैं टुवर्ड्स चाइना, उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है. तो ये सब चीजें जो है वो चाइना के लिए एक इट्स ए कॉज ऑफ वरी. और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट लेवल पे इनको बिल्कुल, आई नो इन डिप्लोमेसी you cannot be outrightly very certain because you have to follow protocols, you have to follow. ब्रिगेडियर साहब, मैं इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि चाइना को, इट्स नॉट अ कॉज ऑफ वरी, बट चाइना एक्चुअली इज नॉट एबल टू एडजस्ट हमारी जो न्यू पॉलिसी है ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बॉर्डर, जो कई सालों में भी चार दशक तो हमारा कोई था नहीं ऐसा अप्रोच. बट आफ्टर वी स्टार्टेड डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या एयरपोर्ट्स एट द LAC नियर LAC एंड टुवर्ड्स द LAC, इनफैक्ट मैं तो मानता हूँ कि उसके बाद ही ये दौलत बेग ओल्डी वाला इंसिडेंट हुआ, डोकलाम हुआ और ये सब हुआ. तो आई थिंक द चाइना इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट इंडिया इज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द LAC एंड दैट इज व्हाई इट वांट्स टू डिस्करेज. आप क्या मानते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने. देखिए, चाइना इंडिया को एक बहुत बड़ा राइवल मानता है एशिया. अगर आप देखिए, द नेक्स्ट सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, इसमें कोई दो राय नहीं है. और उसमें भी जो शेडो ऑफ चाइना इज वेरी ह्यूज एज ऑन डेट, एंड द ओनली कंट्री विच कैन गिव यू चैलेंज और विच कैन स्टैंड अप अगेंस्ट यू इज इंडिया. So China is following a policy of psychological warfare or pressurizing India, because if you see that string of pearls, if you start from Spratly Islands, if you come down to Sri Lanka, Hambant होता है वहाँ, इधर ग्वादार आप देख लीजिए, ग्वादार से CPEC आप देखिए, बिल्कुल जो आपका हसन अब्दाल से लेके आपकी जो काश्कर लाइन वगैरह है, जो इकोनॉमिक जोन है, तो ये सारी जो ये Why ignore Nepal and Bhutan? Yeah, Nepal is being instigated by China. That's what आप ये देखिए, या आप ये देखिए, जो डोकलाम का रिफ्लेक्शन था, क्योंकि डोकलाम में इंडिया का कोई क्लेम नहीं था. नाउ चाइना इज प्लेइंग द सेम कार्ड. तो भाई, नेपाल से हमारे इतने अच्छे संबंध रहे हैं. नेपाल जैसे चाइना एक कार्टोग्राफिक एग्रेशन करता है, उसी का एक छोटा रूप नेपाल ने पेश किया, तो उन्होंने एक अपना नक्शा जारी कर दिया. तो इस तरह का जो कार्टोग्राफिक फुटप्रिंट है या एग्रेशन है, वो चाइनीज लैंग्वेज ही नेपाल बोल रहा है. अदरवाइज नेपाल से भारत के इतने अच्छे संबंध है, नेपाल की कोई वजह नहीं बनती. जो लिपुलेख और वो जो रोड है उसका है, क्योंकि वहां आप देखिए, जो इससे ट्राई जंक्शन, जो एंग्लो नेपाल वॉर के बाद जो संधि हुई थी, उसमें ये बिल्कुल कहा गया था कि भाई जो काली नदी है वो बाउंड्री मान्य होगी. लेकिन अब पहली बार नेपाल ने अपने आर्म्ड ट्रुप्स वहां किए हुए हैं, अपनी पोस्टें नहीं बना दी गई हैं. तो ये जो इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन है, क्योंकि ओली साहब की जो वहाँ गवर्नमेंट है, उसमें जो माओस लीडर है, जो प्रचंड साहब है, वहां से, और जो माधव नेपाल है, उनकी तरफ से काफी प्रेशर आया है. तो चाइना का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है नेपाल को कि आप इस मुद्दे को थोड़ा सा गर्म करिए, इसको एनवायरमेंट पे लाइए, हम आपकी सरकार को पूरी यथाशक्ति देंगे और आपको बरकरार रहने देंगे. तो चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, एंड टू डिस्टेबलाइज इंडियाज रिलेशंस विद नेपाल. And I think we should take it seriously, and we should not give it as a, we should not brush it aside as a, minor irritant.
ठीक है। जितेंद्र कुमार ओझा जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अक्सर देखा गया है जब जब चाइना पर विश्वास किया है भारत ने तब धोखा मिला है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि हमने पिछले दिनों देखा था कि जिस तरह से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तो पाकिस्तान का किस कदर चाइना साथ देता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरह से पाकिस्तान का साथ देता है, उस मुद्दे को उठाया चीन ने, ये भी सामने आया। लेकिन भारत का तमाम देशों के साथ अब रिश्तों को बेहतर करना कितना जरूरी है, क्योंकि जाहिर तौर पे अगर हम किसी घर में रह रहे हैं तो वहां पर पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे ही किसी देश में रह रहे हैं तो ऐसे साथ में जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ रिश्ते बेहतर होना कितना जरूरी होता है? देखिए, रिश्ते बेहतर होना बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किसी देश के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन हम इस एरिया की जियोपॉलिटिक्स को देखें तो जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान के साथ एक अनडिक्लेयर्ड प्रॉक्सी एंड कवर्ट वार हमेशा चलता रहेगा। उसकी वजह पाकिस्तान के भीतर की जो भी पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उस वजह से है। चीन का, जैसे हमने कहा कि चीन, ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया कि वे एक्सपेंशनिस्ट तो है ही है, ट्रिगर पॉइंट्स जो भी हों, तो छोटे छोटे हम अपने एरिया को जब भी काम करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर ये काम हो रहा था, तो जब भी हम काम करें और चीन जो है उसमें एग्रेशन करने लगे तो इसका कुछ मतलब होता है कि देखिए, बातचीत के जरिए, सिर्फ दोस्ती के जरिए ये नहीं होता है। कहा गया है ना कि आप बातचीत करें, लेकिन बातचीत के साथ साथ आपके पास ताकत भी होनी चाहिए कि बातचीत के जरिए हम इतने मजबूत हैं कि अपनी बात मनवा लेंगे। दोनों जरूरी है। तो इस वजह से दोस्ती सिर्फ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सिर्फ बातचीत से नहीं होगी। आप कितना भी अच्छा बिहेवियर करके देखें, कितनी भी अच्छी जेस्चर करके देखें, नहीं होगा। नेपाल के संदर्भ में मैं थोड़ा सा 1 मिनट कहना चाहूंगा कि जिस ट्रीटी का नेपाल ने जिक्र किया है 1815 में सुगौली ट्रीटी का, सुगौली ट्रीटी के समय जो है, जो 1816 में रेटिफाई हुई थी, कोई नक्शा ट्रीटी के साथ नहीं लगाया गया था। कहा यह गया था कि जो काली नदी है, काली नदी के पूरब का क्षेत्र नेपाल का है। अब नेपाल कह रहा है कि काली नदी नहीं, ये जहां से निकल रही है, जहां से ये नदी निकल रही है उसका नाम है कुसियांगसी नदी नाम है, वो 6 किलोमीटर ऊपर से निकल रही है। काली नदी तो काला पानी से ही बनती है, वहां से पहले बनती ही नहीं है। ये दोनों नदियां यहाँ क्या की है, तो वो तो जबरदस्ती में नेपाल कह रहा है 1879 में नक्शा बना भारत और नेपाल का, जो ब्रिटिश जो कार्टोग्राफर थे सर्वेयर थे उन्होंने बनाया, नेपाल ने कोई जिक्र नहीं किया। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल की संधि हुई, उसमें साफ कहा गया है कि किसी एरिया को डिस्प्यूट को लेकर अगर कोई बात बनता है तो आप बताइए एक दूसरे को। नेपाल ने कुछ नहीं कहा। 1950 की ट्रीटी हुई, उसमें भी है कि कोई फ्रिक्शन की एरिया होगी तो एक दूसरे को बताएंगे। 1950 से 1998 तक कोई आप जिक्र नहीं करते हैं। 1816 से 1998 तक का समय बीत जाता है। 1998 में थोड़ा सा आप जिक्र करते हैं। आपके नक्शे में उस जगह का कहीं कोई नाम नहीं है और आप जबरदस्ती लेके आना चाहते हैं। तो देखिए, दोस्ती तो बिल्कुल बनाई जानी चाहिए, डिप्लोमेसी और ये सारी चीजें एक साथ चलनी चाहिए, लेकिन साथ में मैं सोचता हूँ कि जो इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स है, इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स हमें कहती है कि हम इस तरीके के माइनर पावर बिल्कुल बन के नहीं रह सकते हैं, हमें मेजर पावर बनना होगा। और जब तक ये होता नहीं है, इंटरिम में हमें मैनेज करते रहना पड़ेगा कि जैसे भी ये डिप्लोमेटिक जरिए से, बातचीत के जरिए से या साइकोलॉजिकल, अगर वो ब्रिंक फ्रेंडशिप पे आते हैं तो हम भी साइकोलॉजिकली उस ब्रिंक फ्रेंडशिप का को रिवर्स करें और रिवर्स करने के बाद लॉन्ग टर्म हमारी एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बट ओझा साहब, जो आपके काली नदी का वो जिक्र किया, काली नदी का स्रोत क्या है, उसी पे तो अब डिस्प्यूट है। नेपाल तो वही इश्यू उठा रहा है कि कहाँ से शुरू होती है। हाँ, स्रोत मैं बताऊं कि नेपाल को मालूम नहीं है। उनको लगता है कि कहीं से किसी ने 1990s वगैरह में या कुछ कहना शुरू कर देते हैं नेपाल में अक्सर कि भारत ने ये कर दिया, भारत हमारा ये ले गया। काली नदी, जो काला पानी के आसपास बहुत सारे वाटर स्प्रिंग्स है, कोई भी एक्सपर्ट उनसे जाके पूछे, वहां से ये काली नदी, काली देवी का शुरू में नाम नहीं था, वहां पे ब्लैक स्प्रिंग से काला पानी नाम था, वहां से काली का शुरुआत होती है। उसके पहले जहां से ये नदी शुरू होती है, पहला ये आप जाके देखिए, उसका नाम कुटियांसी है। और जो पिथौरागढ़ का नक्शा है 19वीं शताब्दी का, उस पिथौरागढ़ के नक्शे में ये पूरा एरिया भारत के पक्ष में था, भारत के हिस्से में ये एडमिनिस्टर होता रहा है। तो 6 किलोमीटर का अगर आप कहें कि नहीं अब यहाँ से नहीं, अब वहाँ के रूट से हम जाएंगे, जिसको एकदम जबरदस्ती है। बहुत ही लॉजिकल बात है। आप चैनल के जरिए मैं नेपाल में भी जो लोग हैं उनको भी बताने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो नदी अलग नदी है, उस नदी का रंग अलग है। ये जो काला पानी एरिया है उसमें एक ही नहीं, कई एक ब्लैक स्प्रिंग्स, मैंने काले रंग के पानी के स्प्रिंग्स है, वहाँ शायद मिनरल वगैरह होते होंगे, उस वजह से वहाँ का रंग काला हो गया है। तो उस वजह से वहां से जब नदी निकलती है तब उस नदी का नाम काली नदी होता है। उससे पहले की नदी काली नदी है ही नहीं। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल अब चीन को ये समझ लेना चाहिए, चीन के साथ साथ तमाम जो पड़ोसी देश है वो ये जान ले, ये समझ ले कि अब ये भारत पुराना भारत नहीं है, भारत वो भारत नहीं है। अब ये भारत नए सिरे का भारत है और ये भारत वो भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इस बात को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।